So hello and welcome back everyone to the fourth video of chapter 1 इकोनॉमिक्स CSEET के बच्चों के लिए। ठीक है, और आपका जो मतलब घोर तपस्या था ना वो खत्म होने वाला है आज के वीडियो में। कैसे सर? क्योंकि आज के वीडियो में आपका चैप्टर 1 जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक्स है ना सर वो कितना बड़ा है सर? टॉपिक्स जो है बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टॉपिक्स बहुत छोटा है लेकिन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। तो एकदम पेन पेपर लेके बैठ जाओ, आराम से हम लोग चैप्टर 1 खत्म कर देंगे आज। आ जाओ टॉपिक्स पे चलते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। चैप्टर के नाम में ही है फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। तो आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन देखने वाले। तो कितने प्रकार के फॉर्म्स होते हैं? 5 प्रकार के फॉर्म्स होते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसके बाद 3 नंबर में आते हैं अपना ओलिगोपोली, उसके बाद मोनोपोली, उसके बाद डिओपोली। ठीक है, यही है अपना मार्केट कंपटीशन। सो लेट्स गो इनटू इट। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन क्या चीज है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन खत्म करने वाले आज। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? देखो, इन अ perfect competition market structure there are a large number of buyers and sellers। ठीक है, बहुत भयानक बायर्स रहते हैं और सेलर्स, मतलब सेलर्स और बायर्स की कमी नहीं रहती है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग परफेक्ट कंपटीशन। अब आओ, ऑल द सेलर्स ऑफ द मार्केट आर स्मॉल सेलर्स इन कंपटीशन विथ ईच अदर। ठीक है, आर स्मॉल सेलर्स इन कंपटीशन विथ ईच अदर। देयर इज no one big seller with any significant influence on the market। तो मतलब मार्केट में जितने भी सेलर्स है ना सभी एक ही कैटेगरी के हैं, सभी एक ही कैटेगरी के सेलर्स है। वहां पे कोई स्मॉल सेलर्स या फिर कोई बड़ा सेलर्स, ठीक है, बिग सेलर्स, देयर आर नो सेपरेट डिविजन्स इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी दुकान लगाते हैं बंदे, सारे दुकान एक ही साइज के होते हैं, मतलब वो बड़ा नहीं होता, एक छोटा नहीं होता। साइज मतलब क्या, समझो एक चीज। यहाँ पे जो कह रहे हैं ना वो लोग स्मॉल सेलर्स एंड बिग सेलर्स, यहाँ पे जो बिग सेलर्स और स्मॉल सेलर्स का बात हो रहा है, समझो एक चीज, दुकान का जो सेलिंग कैपेसिटी है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग एक ही टाइप के, एक ही रकम के, एक ही क्वांटिटी में वो लोग सेल करते हैं। ठीक है, कोई भी एकदम बहुत बड़ा नहीं हो चुका है, कोई भी बहुत छोटा नहीं हो चुका है, सब लोग मतलब बराबर चल रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग परफेक्ट कंपटीशन। तो इधर पे कोई बड़ा सेलर्स या फिर कोई छोटा सेलर्स, कोई एक दूसरे से छोटा, ऐसा नहीं है। मतलब सब लोग जो है ना वो इक्वल है। ओके, सब लोग को हम लोग स्मॉल सेलर्स के नाम पे जानते हैं। ठीक है, स्मॉल सेलर्स कहते हैं। एक भी सेलर एक दूसरे से बड़ा नहीं है, सब लोग ही स्मॉल सेलर्स हैं यहाँ पे। ओके, so all the firms in such a market are price takers। Now देखो, there are certain assumptions when discussing the perfect competition। There is the reason a perfect competition market is pretty much a theoretical concept। This assumption are as follows। ठीक है, ये जो परफेक्ट कंपटीशन है ना ये बस थियोरेटिकल कंसेप्ट ही है। कभी दुकान में, कभी मतलब आप जाकर बाजार में देखोगे कि हर दुकानदार एक ही टाइप का सेल कर रहे हैं, वो लोग एक ही मतलब रकम का, मतलब एक ही लेवल पे वो लोग सेल किए जा रहे हैं, एक ही लेवल पे वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक ही लेवल पे वो लोग सेल किए जा रहे हैं। ऐसा क्या मतलब आपको दिखने को मिलता है कभी कभार? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। मार्केट में आप जाओगे ना, वहां पे किस प्रकार के आपको मार्केट देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही डाइवर्स किस्म के मार्केट देखने को मिलेगा। किसी का सेल बहुत ज्यादा होता है, किसी का सेल बहुत कम होता है, किसी का सेल मॉडरेट होता है, किसी का सेल ऐसा वैसा। ठीक है, तो बहुत ही डाइवर्स है अपना मार्केट। तो ये बस थियोरेटिकल कंसेप्ट है, अपने को ये पता होना चाहिए कि ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है। ओके, द प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट आर होमोजेनियस। ठीक है, इस कंसेप्ट पे तहत बहुत सारे एजम्पशंस हम लोग लेते हैं। ठीक है, एजम्पशंस मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि, ये होता है एजम्पशन। हिंदी में एजम्पशन का अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो कैसे होगा? एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना भैया मार्केट में जितना भी प्रोडक्ट है ना वो होमोजेनियस है। होमोजेनियस मतलब कंप्लीटली आइडेंटिकल है, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ एकदम मिलता है। तो यार कभी आप लोग बाजार में जाकर देखियो क्या ऐसे, मतलब दुकान में जितने भी दुकान है, समझो 1-2 दुकान ही, जितनी भी दुकान है उनका जितना भी प्रोडक्ट है सब सेम है। ऐसा कभी देखे आप? नहीं ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ये असली में होता नहीं है। ऑल फर्म्स ओनली हैव द मोटिव टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाँ, वो तो नॉर्मली सभी का रहता है।
देयर इज ए फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, दैट इज देयर आर नो बैरियर्स। यहाँ पे ना बैरियर्स नहीं रहते, परफेक्ट कंपटीशन में कोई बैरियर्स नहीं रहते, आप आराम से आ सकते हो, आराम से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस, वहां पे ना कोई भी कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट नहीं कि कंज्यूमर क्या प्रेफरेंस करते हैं, कंज्यूमर क्या प्रीफर करते हैं वही सामान हम रखने वाले, ऐसा नहीं है। उस मार्केट पे ना सभी लोग एक ही प्रकार के सामान रख के बिजनेस करते हैं, ठीक है, वो होता है परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन असल लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा कंपटीशन देखने को मिलता है? नहीं मिलता है सर, एकदम नहीं मिलता। आ जाओ नेक्स्ट। अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, ये इंटरेस्टिंग है, सुनो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो है ना जो एक्चुअल में होता है इस दुनिया में, ठीक है, यही मार्केट में होता है एक्चुअल में। देखो, there is a more realistic scenario that actually occurs in the real world. Now, in monopolistic competition, there are still a large number of buyers as well as sellers, but they all do not sell homogeneous product. The product are similar, but all sellers sell slightly differentiated products. देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कितना बात हमको ध्यान में रखना है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला बात क्या है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में ना लार्ज नंबर के सेलर्स रहते हैं और लार्ज नंबर के बायर्स भी रहते हैं, मतलब सेलर का भी कोई कमी नहीं है, बायर का भी कोई कमी नहीं है। देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, एज वेल एज सेलर्स। लेकिन ना वहां पे होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं बेचते वो लोग, डू नॉट सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट। वहां पे ना मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हमेशा याद रखना होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं बेचते, मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं बेचते। सिमिलर हो सकता है, आपका भी मोबाइल का शोरूम हो सकता है, मेरा भी मोबाइल का शोरूम हो सकता है, लेकिन आपके शोरूम में एंड्रॉइड रखा है, मेरे शोरूम में आईफोन रखा है, आपके शोरूम में नॉर्मल विंडोज का लैपटॉप ये सब रखे हैं, मेरे शोरूम में मैक रखा है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वो मार्केट होता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वहां पे सिमिलर तो है भैया, आप भी लैपटॉप्स बेच रहे हो, मैं भी लैपटॉप्स बेच रहा हूँ, आप भी कंप्यूटर बेच रहे हो, मैं भी कंप्यूटर, लेकिन उसका हार्डवेयर जो कुछ भी है, ठीक है, प्रोसेसर्स जो कुछ भी है, आप भी फोन बेच रहे हो, मैं भी फोन बेच रहा हूँ, लेकिन उनका जो प्रोसेसर्स है, ठीक है, iOS है, वो मतलब बहुत ही अलग है, ठीक है, बहुत ही अलग है। वो तो है, सिमिलर तो है, आप भी फोन बेच रहे हो, मैं भी फोन बेच रहा हूँ, देखो सिमिलर तो है, देखो प्रोडक्ट आर सिमिलर बट ऑल सेलर्स सेल स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, थोड़ा डिफरेंटली हम लोग बेचते हैं। ये होता है असल वर्ल्ड में, ये चीज होता है, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ में आ रहा है? अभी आओ समझो। Now the consumers have the preference of choosing one product over another. कंज्यूमर के पास पूरा राइट मिलता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है कि कंज्यूमर के पास वो सुविधा रहता है कि वो ना मनचाहा प्रोडक्ट वो खरीद सकता है, ठीक है, एक प्रोडक्ट ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकते, ऐसे मनचाहा, मतलब दे कैन सिलेक्ट द प्रोडक्ट्स, दे कैन चूज द प्रोडक्ट्स। द sellers can also charge a marginally higher price since they may enjoy some market power. और हाँ जी, सेलर जो है ना वो मार्केट प्राइस से थोड़ा ज्यादा भी वो लोग बेच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे the sellers become the price setters to a certain extent. तो जो सेलर रहते हैं ना वो लोग प्राइस सेटर रहते हैं, आप कोई भी मोबाइल शोरूम पे चले जाओ, ठीक है, मोबाइल शोरूम पे चले जाओ, आप किसी भी मोबाइल शोरूम पे चले जाओ, बंदा ना एक ही पर्टिकुलर सेट का फोन है, ठीक है, ये फोन आपको वो ज्यादा प्राइस में चार्ज कर सकता है क्योंकि मार्केट में ना ये फोन उसी के पास है, क्योंकि वो क्या बेचता है, मैक बेचता है, मैं बेचता हूँ, पकड़ लो, मैं बेचता हूँ iOS, ठीक है, मैं iOS बेचता हूँ, ठीक है, फॉर व्हाट, मतलब एप्पल वाला फोन में बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप एंड्रॉइड बेचते हो, ठीक है, तो मतलब कोई भी कस्टमर अगर मेरे पास आया ना तो मैं उसको हायर चार्ज कर सकता हूँ कि देखो मार्केट में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट बेचते, तो आपको मार्केट में ना कहीं पर नहीं मिलने वाला, बस मेरे इधर पे मिलने वाला है। तो आपको ना मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के प्राइस लेने वाला हूँ। ये तो बेटा सेलर बोलने नहीं वाला है, सेलर थोड़ी ना आगे से जाके बोलेगा कि मैं थोड़ा ज्यादा प्राइस लूंगा बहन जी, ऐसा नहीं बोलेगा सेलर। लेकिन मार्केट देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये चीज होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। For example, the market of cereals is a monopolistic competition. The products are all similar but slightly differentiated in terms of taste and flavor. Another such example is toothpaste. Toothpaste का उन्होंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, टूथपेस्ट तो भैया सेम ही है, लेकिन एक दूसरे से प्राइस में डिफरेंट है कि नहीं भैया, प्राइस में डिफरेंट है कि नहीं। टूथपेस्ट तो मतलब 50 ग्राम का जितना मिल जाएगा आपको जिस प्राइस पे, दूसरा प्रोडक्ट जो है
वो थोड़ा प्राइस में ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा ब्रांड का है, चीज एक ही है, चीज हार्मफुल केमिकल से है उसमें, लेकिन प्राइस जो है ना वो थोड़ा अलग हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया उन्होंने टूथपेस्ट। अभी आओ ओलिगोपोली क्या होता है। ओलिगोपोली देखो इधर पे क्या है ना, मैं पहले बता दूं, यहाँ पे क्या होता है कि ओलिगोपोली में ना आपको मार्केट में ना बस 4-5 दुकान ऐसे देखने को मिल जाएगा जो कि मतलब थोड़ा एडवांटेज गेन करके रखते हैं वो लोग। 4-5 दुकान है जो कि एडवांटेज गेन कर रखते हैं, मतलब बहुत ही फेमस दुकान होते हैं वो लोग। तो इस बारे में हम लोग पढ़ने वाले कि वहां पे क्या होता है, किस प्रकार का मार्केट कंपटीशन होता है, कंज्यूमर्स कैसे डील करते हैं यहाँ पे। इन एन ओलिगोपोली देयर आर ओनली अ फ्यू फार्म्स इन द मार्केट, बहुत ही कम फार्म्स है। While there is no clarity about the number of farms, 3 to 5 dominant farms are considered the norms. So in the case of an oligopoly, the buyers are far greater than the sellers. तो sellers कितने होते हैं, sellers बहुत कम होते हैं, बस 4-5 ही रहते हैं, बस 4-5 ही वो लोग मार्केट में रहते हैं, मतलब हाई क्वांटिटी में हायर लेवल पे वो लोग रहते हैं, ठीक है। 4-5 ही मार्केट में, किसी को घुसने नहीं देंगे यहाँ पे, ऐसे उनका अंदाज रहता है, ठीक है। किसी को घुसने दे देंगे मार्केट में, ऐसा उनका अंदाज रहता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाता है ना कि जो सेलर्स है ना बहुत कम मात्रा में रहते हैं और जो बायर्स है ना वो बहुत ज्यादा रहते हैं। देखो बायर्स आर फार ग्रेटर देन द सेलर्स, लास्ट लाइन देखते हो, बायर्स आर फार ग्रेटर देन द सेलर्स। नेक्स्ट देखो, द फार्म्स इन दिस केस ईदर compete with one another to collaborate together. They use their market influence to set the prices and in turn maximize their profit. देखो मार्केट में बस 4-5 दुकान है, ठीक है, 4-5 दुकान है जो कि ओलिगोपोली हिसाब से वो लोग मार्केट कंपटीशन करते हैं। तो वो 4-5 दुकान एक दूसरे के साथ ही कंपीट करते हैं, ठीक है, 4-5 दुकान एक दूसरे के साथ ही कंपीट करते हैं। और आपको बता दूं यहाँ पे दुकान की कमी है और कस्टमर्स जो है उसका कमी नहीं है, कंज्यूमर्स जो है इसका कोई कमी नहीं है, बायर्स जो है उनका कोई कमी नहीं है। तो वो लोग प्राइस जो है ना वो खुद के हिसाब से वो लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक है। सो द कंज्यूमर्स बिकम द प्राइस टेकर्स। वो लोग को ना वो कंज्यूमर जो है ना उनको प्राइस जितना भी मतलब वो चार्ज करे उनको लेना ही है, समझ में है ना, ठीक है। कौन चार्ज करे, फार्म्स चार्ज करे, समझ में आ रहा है। तो वो लोग अंधाधुन मतलब चार्ज कर सकते हैं। इन एन oligopoly there are various barriers to enter into the market and new firms find it difficult to establish themselves। बताया था मैंने पहले ही, oligopoly में क्या होता है कि 4-5 फार्म्स रहते हैं मार्केट में और बाकी दूसरे को ना घुसने नहीं देते आसानी से। तो मार्केट बैरियर्स जो है ना, वेरियस बैरियर्स है मार्केट में एंट्री करने के लिए, बहुत सारे बैरियर्स है, वो लोग घुसने नहीं देते, वो लोग आपके ऊपर हमला करा देंगे अगर आप मार्केट में घुसने की कोशिश करोगे, बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करोगे। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है बहुत सारा यहाँ पे। तो ओलिगोपोली ये होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है भाई मेरे। नेक्स्ट देखिए हम लोग मोनोपोली। देखो मोनोपोली में क्या होता है, सिंपल सा बात है बेटा, एक ही डोमिनेंट रहता है। मोनोपोली में क्या होता है, एक ही डोमिनेंट रहता है फार्म, एक ही फार्म है, किसी भी पर्टिकुलर पकड़ लो एक विलेज में कोई बंदा है जो ग्रोसरीज का शॉप खोल के बैठा है, ठीक है, ग्रोसरीज का शॉप खोल के बैठा है, लेकिन उस विलेज में ना आज तक कभी भी किसी ने दुकान नहीं खोला, लेकिन वो खोल के बैठा है। तो बंदों को वहां का जो लोग है ना उनको दूर दूर तक जाकर सामान लेकर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि विलेज में ही उसने दुकान सेटअप कर लिया। तो उसको कहते हैं मोनोपोली, ठीक है। वो अकेला चला रहा है पूरे विलेज में, पूरा जिला में, पूरा इलाका में वो ही एक दुकानदार है जो सेल करता है, ठीक है। इन ए मोनोपोली टाइप्स ऑफ मार्केट देयर इज ओनली वन सेलर, एक ही सेलर है भैया। A seller firm will control the entire market, ठीक है, पूरा एक ही बंदा पूरा मार्केट को कंट्रोल करता है। It can set any price it wishes since it has all the market power। वो तो भैया एकदम मतलब मन मुताबिक वो प्राइस सेट करेगा, खुशी प्राइस सेट करेगा। Consumers do not have any alternative and must pay the price set by the sellers। तो कंज्यूमर के पास देखो कोई चारा नहीं होता ना, क्योंकि एक ही दुकानदार है, एक ही सेलर है, तो अपने को जो भी चार्ज करेगा ना वो लोग मुझको पे करना पड़ेगा। मैं कौन हूं, मैं कंज्यूमर हूं, आप कौन हो, आपको सेलर, ठीक है। तो आप कोई भी मुझको चार्ज करो, मुझको तो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे इलाका में कोई दुकान है ही नहीं। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस विथ मी लेफ्ट आउट। नाउ monopolies are extremely undesirable. Here the consumers lose all their power and market focuses becomes irrelevant. However, a pure monopoly is very rare in reality। reality में अगर हम देखें ना तो monopoly होता ही नहीं है। आप किसी भी कहीं पर भी चले जाओ, हाँ बहुत ज्यादा
रिमोट अगर जगह है, बहुत ज्यादा रिमोट जगह है, मतलब बहुत ही पुराना जगह, बहुत ही मतलब उधर तक मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी तरीके से नहीं आया, तो उन जगहों पे ना एक दो ऐसे देखने को मिल जाएगा मोनोपोली मार्केट। ठीक है, अब आ जाओ डुओपोली। डुओपोली सिंपल है भाई, मतलब मोनोपोली में एक रहता है बंदा, डुओपोली में दो बंदे रहते हैं। मोनोपोली में एक बंदा रहता है, डुओपोली में दो बंदे रहते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। डुओपोली इज अ काइंड ऑफ ओलिगोपोली, ये इट्स अ काइंड ऑफ ओलिगोपोली क्योंकि एक बंदे से ज्यादा बंदा है ना, एक बंदे से ज्यादा बंदा है, राइट। तो ओलिगोपोली में क्या रहता है, उनमें तो भी तो ज्यादा बंदे नहीं रहते, बस चार पांच मैक्सिमम ऐसे बंदे रहते हैं, ऐसे सेलर्स रहते हैं। अ मार्केट डोमिनेटेड बाय अ स्मॉलर number of farms. In case of a duopoly, a particular market or industry is dominated by two farms. ठीक है, दो farm dominate करते हैं। Okay. Now, in very rare cases, this means they are the only two farms in the entire market. In practice, it usually means the two duopolistic farms has a greater deal influences and their actions as well as their relationship to each other powerfully shape their industry. Duopolistic markets are imperfectly competitive, so either barriers are typically significant for those attempting to enter the market, but there are usually still others, smaller businesses persisting alongside the two dominant market. तो two dominant farms, तो यहाँ पे बताया क्या है कि भाई सिंपल सा चीज है, कोई बंदा ना डुओपोली में ना मार्केट करने का, बाजार सेट करने का, मतलब उनका दुकान सेट करने का वो लोग कोशिश नहीं करेंगे डुओपोली। मोनोपोली में फिर भी करेंगे, सुनो, मोनोपोली में ना फिर भी बंदा आके सोचेगा कि यार एक ही दुकान है मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। लेकिन डुओपोली में क्या ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना कि डुओपोली में दो बंदे रहते हैं, दो सेलर्स रहते हैं, बस दो सेलर्स रहते हैं। अभी पकड़ लो, मैं एक सेलर हूँ, आप एक सेलर हो, आप एंड्रॉइड बेच रहे हो, मैं बेच रहा हूँ iOS। तो अभी क्या हो जाएगा, सुनो एक चीज, कोई भी तीसरा बंदा आएगा, वो क्या लेकर आएगा, वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेकर आएगा, ठीक है। वो डरेगा ना, क्योंकि जो मैं नहीं दे रहा हूं वो आप दे दो, और जो आप नहीं दे रहे हो वो मैं दे रहा हूं, ठीक है। हम दोनों ही हैं मार्केट में बैठे हुए, तो तीसरा बंदा आने में ना वो दिक्कत होगा उसको, ठीक है। तो डुओपोली में क्या हो जाता है ना कि कंपटीशन जो है एक दूसरे के साथ, दो ही बंदे, कंपटीशन उतना होता नहीं है, क्योंकि दोनों जो है ना वो मतलब एक दूसरे के हिसाब से वो लोग बिजनेस करते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन तीसरे बंदे को आने में ना बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि डुओपोली में दो बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं और छोटे छोटे बिजनेस, अभी आप बिजनेस सेट करोगे तो छोटा बिजनेस होगा, तो छोटा बिजनेस सेट करने में आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉल बिजनेसेस persisting alongside, देखो यहाँ पर लिखा है स्मॉलर बिजनेसेस persisting alongside the two dominant farms, ठीक है। वो लोग चाहते नहीं कि एक दूसरे के साथ, मतलब वो दो डोमिनेंट फार्म्स के सामने वो लोग दुकान खोले। ये हो गया आपका ये खत्म हो गया आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। अभी देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सर हम लोग तो इलास्टिसिटी खत्म कर चुके हैं ना भैया, एक चीज अच्छे से याद रखो, इलास्टिसिटी हम लोग डिमांड का खत्म कर चुके हैं। क्या क्या डिमांड खत्म कर चुके हैं बताओ फटाफट। पहला क्या देखे हम लोग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद बताओ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद लास्ट कौन सा था, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, खत्म हो चुका है वो सब। अभी हम लोग देखने वाले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बहुत ही ज्यादा छोटा टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटा टॉपिक है, फटाफट खत्म हो जाएगा। अभी देखो इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, इधर देखो फॉर्मूला, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, ठीक है। इसका डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, ठीक है। उसके बाद क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस। तो मतलब घुमा फिरा के अपना जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है ये, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है। ये ऊपर में लिखना है, ये ऊपर में लिखना है, उसके बाद नीचे में ये वाला लिखना है कि नहीं, ये वाला लिखना है, ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। तो कोई भी डाउट है तो इधर पे देख लेना कि ये सब है क्या चीज, ओके। चेंज क्यू मतलब क्या होता है, द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। जितना सप्लाई कर रहे हैं ना चेंज, उसमें सप्लाई में कितना चेंजेस आ रहा है वो है चेंज इन क्वांटिटी, ये वाला साइन। और ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई कितना होता था, उसके बाद प्राइस कितना था, प्राइस कितना चेंज हुआ और प्राइस कितना था, ये है आपका ये फॉर्मूला का ब्रेकडाउन। तो यहां से देख लेना, ठीक है, इजी है भाई मेरे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। अभी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं।
The elasticity of supply establishes a quantitative relationship between the supply of a commodity and its price. ठीक है, तो प्राइस के चेंज होने पे सप्लाई पे क्या इफेक्ट आता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस कंसेप्ट में। प्राइस के चेंज होने पे सप्लाई पे क्या दिक्कत आता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो मेजर फैक्टर है ना, देखो द मेजर फैक्टर कंट्रोलिंग सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज इट्स प्राइस। ठीक है, सप्लाई जो चेंज मतलब मेजर फैक्टर जो होता है प्राइस। अगर आप ज्यादा दोगे ना, अब अगर मुझको किसी भी चीज का, मैं कौन हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं बिजनेसमैन, अगर आप मुझको ज्यादा प्राइस में कुछ भी, या फिर मैं प्रोड्यूसर, मैं फार्मर ही हूं, ठीक है, आप अगर ज्यादा पैसे में मुझको दोगे ना, मैं उस पर्टिकुलर चीज का, कमोडिटी का खेती करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो आप अगर ज्यादा पैसा दोगे तो मेरे सप्लाई में कभी भी कमी नहीं आएगा भाई साहब। लेकिन अगर प्राइस, ठीक है, प्राइस कम हो जाएगा ना तो मेरे सप्लाई में चेंजेस आ जाएगा। मैं तो उस चीज सप्लाई करने ही नहीं वाला हूँ, क्योंकि उसका प्राइस आप कम दे रहे हो, हमें कम दे रहे हो, मुझको कम दे रहे हो, है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो सेम है। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, देखो क्या होता है चीज, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या होता है ना, सिंपल देखो, प्राइस जो है यहाँ पे है P, ये प्राइस है, और ये क्या है, ये हो गया आपका सप्लाई। ठीक है, ये प्राइस है और ये है सप्लाई। तो प्राइस के चेंजेस होने पे ना, प्राइस जब यहाँ पर था, देखो प्राइस जब यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर था तो सप्लाई इधर ही था। प्राइस जब यहाँ आया तब सप्लाई यहाँ पर ही था। जब प्राइस इधर गया तब भी सप्लाई इधर ही है। ठीक है, तो समझो एक चीज, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्या भैया, ये रबर बैंड नहीं है कि अगर आप खींचोगे तो खींचता चला जाएगा। ये इनइलास्टिक है, ये इनइलास्टिक है। आपका प्राइस जो भी रहे मेरा सप्लाई वही रहेगा। ये हो जाता है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। एक बार देख लेते हैं हम लोग, आ जाओ। A service of a commodity has a perfectly inelastic supply if a given quantity of it can be supplied whatever might be the price। जो भी प्राइस हो भैया, जो भी प्राइस हो, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्वांटिटी हमेशा इक्वली सप्लाई होता रहेगा। ठीक है, the elasticity of supply for such a service or commodity is zero। इलास्टिसिटी जीरो है। हाँ भैया, इलास्टिसिटी जीरो ही रहेगा, क्योंकि वो खींचा, प्राइस खींचने का कोशिश किया लेकिन ये खींच नहीं पाया। ठीक है, सप्लाई जो है उसको तुम लोग खींच नहीं पाए। जितना आपका प्राइस जाएगा उतना ही मेरा सप्लाई। ठीक है, सप्लाई चेंजेस नहीं होगा। अगर आपका प्राइस चेंज हो रहा है ना, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा सप्लाई जो है वो पूरा एकदम सेम रहेगा। वो कोई भी किसी भी एंगल से वो चेंज नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ना वो हमेशा जीरो रहेगा। ये देखो अच्छे से यहाँ पे, ठीक है, जीरो रहेगा। समझ में आ रहा है। Whatever might be the price of the offer, there is no way we can increase its supply। ठीक है, प्राइस जो भी हो मेरा सप्लाई सेम रहेगा। सप्लाई में कम या बढ़ोतरी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सप्लाई एक ही रहेगा जितना भी प्राइस आप बोल लो। क्योंकि सर ये कौन सा केसेस है, पकड़ लो एक चीज, सुनो एक बात, मेरे पास ना एक ही जमीन है जहां पे मैं खेती करता हूं। आपने बोला सर आप ना एक काम करो, रोज तो आप मतलब एवरी ईयर आप पकड़ लो 100 kg ऑफ पोटैटोज सप्लाई करते हो। ठीक है, 100 kg पोटैटोज आप सप्लाई करते हो, तो मैं थोड़ा पैसा ज्यादा दे दूंगा, आप 200 kg पोटैटो सप्लाई करना चालू कर दो आपकी फील्ड से। भैया सुनो एक बात, मेरे पास ना एक ही फील्ड है, मेरे पास एक ही खेत है, मैं कहां से आपको दो, मतलब आप अगर प्राइस बढ़ा भी दोगे ना, आप एक्स्ट्रा प्राइस भी दोगे या फिर बड़ा चढ़ा के प्राइस भी दोगे ना, तब भी मैं 1000 kg से ज्यादा पोटैटोस आपको दे नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा है। ये हो जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है, क्लियर है भाई मेरे। नेक्स्ट देखने वाले हम लोग रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। लेस इलास्टिक सप्लाई मतलब क्या, इलास्टिसिटी तो है भैया, प्राइस चेंज हो रहा है ना तो सप्लाई भी चेंज होगा, लेकिन उस प्रकार से चेंज नहीं होगा इन कंपेयर टू प्राइस। प्राइस जितना चेंज हो रहा है उतना चेंज सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा चेंजेस आएगा। देखो, when the change in supply is relatively less when compared to the change in price, we say that the commodity has a relatively less elastic supply। In such a case, the price elasticity of supply assumes a value less than 1। तो क्या हो जाता है, PES क्या हो जाता है, मोर देन जीरो। देखो मोर देन जीरो तो है लेकिन लेस देन 1 है। समझो एक चीज भैया, साइंस पढ़ना तो आता है ना, ये साइन वाला देखो, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जीरो से तो ज्यादा है PES। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लेकिन
लेकिन देखो 1 से कम है। पकड़ लो एक चीज, प्राइस ये है, ये रहा आपका प्राइस, ठीक है, ये जा रहा है आपका प्राइस, ठीक है, प्राइस आपका 0 था, प्राइस 1 में आ चुका है, तो आपका जो सप्लाई है ना वो 0 से जाके ऊपर तो जाएगा, लेकिन 0 से ऊपर तो जाएगा, लेकिन 1 से नीचे ही रहेगा आपका सप्लाई, ठीक है, उतना चेंज नहीं होगा जितना आपका प्राइस चेंज हुआ। ये हो जाता है आपका रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। कंसेप्ट समझना है भाई मेरे, मैं फिर से बता रहा हूँ, मगअप नहीं करना, ठीक है, मेमोराइज नहीं करना, कुछ कंसेप्ट समझो अच्छे से, कंसेप्ट समझोगे एग्जाम में फटाफट लिख के आ जाओगे, मेरा गारंटी है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई, ये तो आप बता ही दोगे, बताओ क्या है रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई। जितना प्राइस चेंज हो रहा है ना, जितना ये प्राइस चेंज हो रहा है ना, उससे ज्यादा चेंज हो रहा है आपका सप्लाई। प्राइस चेंज हो रहा है, जितना प्राइस चेंज हो रहा है उससे भी कई गुना ज्यादा चेंज हो रहा है आपका सप्लाई। देखो, when the change in supply is relatively more when compared to the change in price, ठीक है, we say that the commodity has a relatively greater elastic supply. In such a case, the price elasticity of supply assumes a value greater than 1. The quantities, देखो ये क्या है, greater than 1 है, समझ में आ रहा है, greater than 1 है लेकिन less than infinity है। ये कौन सा साइन है भैया, 8 लिखा है सर, 8 नहीं लिखा है, अगर 8 लिखा भी है ना तो गलत है, ये क्या होगा, 8 नहीं है, ये इन्फिनिटी वाला साइन है, ठीक है, इन्फिनिटी वाला साइन है, समझ में आ रहा है। देखो प्राइस, ये आपका प्राइस जा चुका है 0 से लेके 1 तक, ठीक है, 0 से लेके 1 तक, और आपका जो सप्लाई है ना वो भी जा चुका है 0 से लेके 1 से ऊपर है, लेकिन इन्फिनिटी से कम है, मतलब कहीं पे जाके वो रुक जाएगा। ये जो सप्लाई है ना, ये कहीं पे तो कहीं पे जाके वो रुक जाएगा, ऐसा नहीं कुछ जाता ही जाएगा, मतलब अगर कुछ कोई भी चीज जाता ही रहता है ना, उसको कहते हैं हम लोग इन्फिनिटी, तो वो जाता नहीं रहेगा, कहीं पे ना कहीं पे जाके वो रुक जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन 1 से तो ज्यादा ही जाएगा, वो 1 से ज्यादा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे जाके वो रुक जाएगा आपका सप्लाई, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये याद रखना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है, रिलेटिव ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई में के केस में 1 से ज्यादा होता है पीएस, लेकिन इंफिनिटी से कम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आ जाओ। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, जितना यूनिटरी सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इजी है यूनिटरी, ठीक है, यूनिटरी इजी है, जितना आपका प्राइस दे रहा है ना भैया उतना ही मेरा सप्लाई चेंज होगा, जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही सप्लाई चेंज होगा, कोई भी ज्यादा कोई भी कम नहीं। फॉर ए कम्युनिटी विद ए यूनिट elasticity of supply, the change in quantity supplied in commodity is exactly equal to the change in its price. समझ में आ रहा है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, PS equals to 1। क्लियर है भाई मेरे। नेक्स्ट समझाएंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ये क्या है भैया, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई पढ़ लेते हैं। अ कमोडिटी विद ए परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हैज इनफिनिट इलास्टिसिटी, आ गया ना भैया हम लोग इनफिनिटी में, इसमें क्या हो जाएगा, सप्लाई जो है ना वो इन्फिनिटी लेवल पे चला जाएगा, इन्फिनिटी लेवल पे चला जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी लेवल पे चला जाएगा, ये हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। समझ में आ रहा है। पकड़ लो, आपका जो प्राइस है, आपका प्राइस चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक, 0 से गया 1 तक, ठीक है, 0 से 1 तक गया आपका प्राइस, लेकिन आपका सप्लाई जो है ना वो भैया ऐसे करके जाता ही रहेगा इन्फिनिट लेवल, इसका कोई एंडिंग नहीं है, इसका कोई फुल स्टॉप नहीं है। समझ में आ रहा है, ये इजी लग रहा है या टफ लग रहा है भाई मेरे। तो इन सच ए केस द सप्लाई बिकम्स 0, सप्लाई 0 हो जाएगा विथ इवन अ स्लाइट फॉल इन द प्राइस एंड बिकम्स इनफाइनाइट विद ए स्लाइट राइज इन द प्राइस, ठीक है। अगर देखो, अगर आपका प्राइस जो है वो गिर जाएगा, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, पकड़ लो प्राइस नीचे जा रहा है, तो आपका सप्लाई क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे 0 अंडा। लेकिन अगर प्राइस थोड़ा भी ऊपर गया ना, थोड़ा प्राइस थोड़ा भी नीचे गया तो अंडा, लेकिन अगर थोड़ा भी ऊपर गया तो इन्फिनिटी, मतलब भौकाली मचा देगा, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा एमसीक्यू के लिए जो है, यहां से यहां तक ज्यादा डीपली भी जाने का दरकार नहीं है। दिस इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट द सप्लायर्स ऑफ सच कमोडिटी आर विलिंग टू सप्लाई एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट ए हायर प्राइस। इसका फॉर्मूला जो है, ठीक है, मतलब इंडिकेशन जो है हम लोग ऐसे देंगे, PS इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, मतलब PS इक्वल्स टू इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट का साइन ऐसे होता है, ठीक है, P इक्वल्स टू ये वाला साइन यहाँ पे घुसेर देना है, ठीक है भाई मेरे। आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आज का लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई,
सबसे पहले प्राइस ऑफ द गुड, ऑब्वियसली प्राइस ऑफ द गुड। उसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस कुड चेंज इन फ्यूचर। हाँ जी, देखो सिंपली चेंज है। देखो सप्लाई ना, सप्लाई एक ही चीज पे डिपेंडेंट है, मोस्टली एक ही चीज पे डिपेंडेंट है, वो है प्राइस। कहीं और से जुगाड़ करके दे देंगे, लेकिन अगर प्राइस चेंज हुआ ना तो बेटा वो किसी भी हाल में दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो प्राइस, उसके बाद प्रोबेबिलिटी द प्राइस वुड चेंज इन फ्यूचर, फ्यूचर में प्राइस अगर चेंज होगा तो सप्लाई पे इफेक्ट होने वाला है। ये द कंडीशंस रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। नेचर ऑफ द गुड, नेचर ऑफ द गुड, लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम कितना टाइम लगाता है वो सप्लाई करने में। तो यहां से लेके यहां तक रीड करना है आपको। क्या करना है भैया? रीड करना है। किसी भी मेजर मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है, आपको रीड करना है बस। फिर भी मैं एक बार जा रहा हूं, देखो the supply and elasticity of supply of a good depends upon the price of the good, ठीक है। if the price of the good increases or decreases, the quantity supplied it also will increase or decrease। भैया सबको पता है ये चीज। आ जाओ, if the seller, देखो नेक्स्ट में देखो 2 में probability the price will change in future, if the seller thinks that the price of the good will increase in the future, then at any particular price at present they would want to decrease their supply। ऑब्वियसली अगर सप्लायर को लग रहा है ना कि प्राइस बढ़ सकता है तो सप्लाई क्या करेगा पता है? सप्लाई को पकड़ लो, आप दुकानदार हो, ठीक है, आपको लग रहा है ना, आपको ऐसा आ रहा है, मतलब रात को भगवान आपके सपने में आके बोल के गया कि बेटा मैं बोल रहा हूँ परसों से ना तू जो ये अंडे बेच रहा है ना, अंडे नहीं, पकड़ लो प्याज, ठीक है, प्याज जो आप तुम बेच रहे हो ना, ओनियंस, ओके, ऑनियंस जो आप बेच रहे हो ना, वो बेटा आज कितने किलो में बेच रहे हो? 30 रुपीज पर किलो। कल जो है ना भैया, कल नहीं परसों जो है ना भैया, वो 100 रुपए पर किलो में चला जाएगा। तो ये सपना आया, तो बंदे ने क्या किया पता है? फटाफट जाके उसी दिन वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि परसों बढ़ सकता है, ठीक है, उसी दिन हर कहीं से प्याज कलेक्ट करके वो अपने घर में रख दिया। वो अपने घर में क्या किया? रख दिया, ठीक है। और जिस दिन प्राइस बढ़ा बेटा धुमाधुम बेचने लग गया वो। समझ में आ रहा है ना? तो यही होता है, सप्लाई के ऊपर डिफेक्ट आता है कि नहीं, वो बाद में बेचेगा सोच के, वो सप्लाई ही नहीं किया 1-2 दिन, तो सप्लाई में इफेक्ट आएगा कि नहीं। कंडीशंस रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज्यादा जा रहा है, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए गुड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इफ द कॉस्ट कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, देन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गुड वुड डिक्रीज एट एनी पर्टिकुलर प्राइस, दैट इज द सप्लाई कर्व वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट और टू द राइट। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो सप्लाई क्या हो जाएगा? कम। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है तो सप्लाई क्या हो जाएगा? ज्यादा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? देखो आलू को उगाने में मुझको जितना खर्चा लगता है ना, वो उसको कहते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मैं फार्मर हूँ। आ जाओ, नेचर ऑफ द गुड, नेचर ऑफ द गुड, गुड किस प्रकार का गुड है, ठीक है। The supply of the good depends upon the nature of the good. Example on the perishability and luminance of the good. Perishability का मतलब क्या है सर? perishability मतलब अगर वो सामान जो है ना वो खराब हो जाएगा, पकड़ लो ग्रेप्स अंगूर, ठीक है, अंगूर अगर खराब हो जाएगा ना तो सप्लाई क्या हो जाएगा? सप्लाई में थोड़ा चेंजेस आएगा नहीं। पकड़ लो अंगूर जो है वो परसों खराब हो जाएगा तो मैं आज के दिन ही सब बेचना चालू कर दूंगा, भैया लेकर जाओ ऐसे, ठीक है। तो नेचर ऑफ गुड में ना चेंजेस आने से वो चेंजेस होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना है। उसके बाद लेंथ ऑफ टाइम, इफ द प्राइस ऑफ गुड राइजेस देन बाय हाउ मच वुड सप्लाई राइज, ठीक है। अगर price of good rises then how much would supply rise or how large will be the price elasticity of supply would depend upon the length of the time availability for necessity adjustment, ठीक है। in the quantities of the factors inputs to compete, that is why the elasticity of supply in the longer period would be larger than that the short period market। तो यहाँ पे क्या बताया? लेंथ ऑफ टाइम में देखो अगर आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का अगर टाइम है कि आप एडजस्ट कर पाओ चेंजेस के ऊपर, प्राइस अगर बढ़ चुका है तो उसके ऊपर अगर आप एडजस्ट कर पाओ तो क्या हो जाएगा? तो इलास्टिसिटी को आप एडजस्ट कर सकते हो। यही बताया गया यहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम में। अगर टाइम है आपके पास तो आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो समझ चुके ना ये चीज, जो लेंथ ऑफ टाइम क्या है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एडजस्ट कर पाओगे, कोई भी चेंजेस आया तो। अगर टाइम नहीं है तो कैसे एडजस्ट करेंगे? वो भी तो डिपेंड करता है ना सप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है फॉर सप्लाई। तो आज का जो चैप्टर है भैया बंधु सब ये खत्म होता है इधर पे ही। तो आज के लिए इतना ही भाई, और घर पे रहो, सुरक्षित रहो। कोई भी अगर डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट पे मुझको बोलना कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा। और अगर आपको ये वीडियो
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो कोई भी हो, ठीक है, CSEET वाले सबके साथ शेयर करना, ग्रुप्स में शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।